नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। नमस्कार। आज हम डिजिटल बैंकिंग की दुनिया के एक ऐसे छुपे हुए खतरे पर बात करेंगे जिसके बारे में सच कहूं तो हम ज्यादा सोचते नहीं हैं। थर्ड पार्टी वेंडर अटैक। बिल्कुल, मतलब जब किसी बैंक पर हमला सीधे नहीं बल्कि उसके किसी टेक्नोलॉजी पार्टनर या सप्लायर के जरिए होता है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो भारतीय बैंकिंग सेक्टर में हुई कुछ हालिया बड़ी साइबर घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि आज के दौर में किसी बैंक की सुरक्षा सिर्फ उसकी अपनी दीवारों या फायरवॉल के अंदर तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी चेन पर निर्भर करती है। हाँ, एक पूरी सप्लाई चेन पर। तो आज की इस खास पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ये हमले होते कैसे हैं, इनका असर कितना गहरा होता है और सबसे जरूरी, इन्हें रोकने के लिए अब क्या किया जा रहा है। और हम एक बहुत ही अहम मामले से शुरुआत करेंगे। हाँ, CH टेक्नोलॉजीज पर हुआ हमला जिसने भारत के सैकड़ों छोटे बैंकों के सिस्टम को कई दिनों तक ठप कर दिया था। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। चलिए स्थिति को समझते हैं। साल है 2024 का मध्य और भारत के लगभग 300 सहकारी और ग्रामीण बैंक। 300, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, 300 बैंक अचानक UPI, RTGS और NEFT जैसे जरूरी पेमेंट सिस्टम से कट जाते हैं। बाप रे। इसका सीधा असर लाखों ग्रामीण ग्राहकों पर पड़ा, जो अपने रोजमर्रा के लेन देन के लिए इन्हीं सेवाओं पर पूरी तरह से निर्भर थे। मैं सोच रही हूँ उस छोटे किसान या दुकानदार के बारे में जिसे अपनी फसल के पैसे लेने थे या सामान खरीदना था। वही तो, उसके लिए तो UPI का न चलना मतलब दिन भर की कमाई का रुक जाना। ये सिर्फ एक ऑपरेशनल डाउन टाइम नहीं है, ये लोगों की जिंदगी पर सीधा असर है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहाँ सबसे दिलचस्प और चिंताजनक बात यह है कि हमला सीधे इन 300 बैंकों पर हुआ ही नहीं था। अच्छा। हमला हुआ CH टेक्नोलॉजीज पर। अब ये CH कौन है? ये वो कंपनी है जो इन छोटे बैंकों को टेक्नोलॉजी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है। मतलब ये बैंक अपना टेक CH से आउटसोर्स करते हैं? बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बल्कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS और भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का एक जॉइंट वेंचर है। एक TCS और SBI का जॉइंट वेंचर, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हैकर्स ने सीधे किले पर हमला करने के बजाय किले तक रसद पहुंचाने वाले रास्ते पर हमला कर दिया। तो सवाल ये है कि वो इस रास्ते में, इस सिस्टम में अंदर घुसे कैसे? क्या ये कोई बहुत ही जटिल और आधुनिक हैकिंग थी? असल में यही इस मामले की सबसे बड़ी सीख है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सामान्य सी लगने वाली गलती से हुई। एक गलती से? हाँ, और ये भी सीधे CH से नहीं हुई। हमला CH के एक सहयोगी ब्रॉन्टो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के एक सर्वर से शुरू हुआ। ओके, तो चेन में एक और कड़ी। हाँ, उनका एक जेंकिन सर्वर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया था। मतलब उसमें सुरक्षा की सेटिंग सही नहीं थी। वो इंटरनेट पर एक तरह से खुला पड़ा था। ओके, तो एक खुला दरवाजा मिल गया। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक लापरवाही। ठीक वैसे ही हैकर्स ने CVE 2024-2389 नाम की एक जानी पहचानी सुरक्षा खामी का फायदा उठाया। ये एक ऐसी कमजोरी थी जिसके बारे में सबको पता था और जिसे ठीक करने के लिए अपडेट या पैच भी मौजूद था। बिल्कुल, लेकिन समय पर किया नहीं गया। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है। साइबर सुरक्षा में सबसे बड़े खतरे अक्सर बहुत जटिल जीरो डे अटैक नहीं, बल्कि बुनियादी सुरक्षा प्रक्रियाओं की अनदेखी होती है। जैसे सिस्टम को अपडेट रखना। हाँ, पैच मैनेजमेंट। सुनने में भले ही बोरिंग लगे, लेकिन जैसा हमने देखा, इसकी एक चूक सैकड़ों बैंकों को ठप कर सकती है। और इस हमले के पीछे कौन था? क्या हमें पता है कि कौन सा ग्रुप था? हाँ, इस हमले को रैनसम-एक्स नाम के एक हैकर ग्रुप ने अंजाम दिया था। ये रैनसमवेयर हमलों के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने फिरौती मांगी होगी। उन्होंने CIH के सिस्टम को एन्क्रिप्ट कर दिया, यानी उस पर एक डिजिटल ताला लगा दिया और उसे खोलने के बदले फिरौती की मांग की। और उसका नतीजा क्या निकला? मतलब सबसे बड़ा डर तो ये होता है कि लोगों के पैसे चोरी हो गए होंगे। गनीमत ये रही, और ये बहुत जरूरी बात है, कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने पुष्टि की कि ये ब्रिज बैंकों के अपने कोर बैंकिंग सिस्टम तक नहीं पहुंचा। कोर बैंकिंग सिस्टम, इसे थोड़ा और साफ करेंगे। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? कोर बैंकिंग सिस्टम बैंक का, समझिए, डिजिटल दिमाग होता है, जहां आपके खाते की सारी जानकारी, आपका बैलेंस, आपकी FD सब कुछ दर्ज होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पेमेंट करने का रास्ता बंद हो गया था, लेकिन तिजोरी सुरक्षित थी? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हैकर्स पेमेंट वाले नेटवर्क तक तो पहुंच गए, लेकिन इस दिमाग तक नहीं पहुंच पाए। तो NPCI ने क्या किया? इसीलिए NPCI ने
नेटवर्क को ही बंद कर दिया ताकि वो दिमाग तक पहुंचने की कोशिश भी ना कर सकें। ग्राहकों के खातों से सीधे तौर पर कोई पैसा नहीं गया। तो लोगों के पैसे सुरक्षित थे, ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन फिर भी 300 बैंकों का नेटवर्क से कट जाना कोई छोटी बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। कहानी यहाँ ही खत्म नहीं होती। एक बड़े सिस्टमिक फेलियर से बचने के लिए, मतलब इस आग को और फैलने से रोकने के लिए, एनपीसीआई को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। क्या? उन्हें सीएच को अस्थायी रूप से पूरे नेशनल पेमेंट नेटवर्क से अलग करना पड़ा। मतलब उन 300 बैंकों की सारी डिजिटल सेवाएं ठप हो गईं। एकदम। तो हाँ, पैसे तो सुरक्षित थे, लेकिन जो ऑपरेशनल डाउन टाइम हुआ, जो आर्थिक गतिविधियां रुकी और लाखों लोगों को जो परेशानी हुई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान था। तो सीएज वाले मामले से ये साफ है कि एक टेक्नोलॉजी पार्टनर की एक बुनियादी गलती पूरे पेमेंट नेटवर्क के एक हिस्से को पंगु बना सकती है। लेकिन हैकर्स का मकसद हमेशा सिस्टम को बंद करना ही नहीं होता। कई बार उनका निशाना कुछ और होता है, जो शायद उससे भी ज्यादा कीमती है। हमारा निजी डेटा। हाँ, और इसके लिए उन्हें किसी हाईटेक कंपनी तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि अप्रैल 2025 की एक घटना ने दिखाया। बिल्कुल। ये मामला और भी अलग और चौंकाने वाला है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में साइबर रिस्क की परिभाषा को ही बदल देता है। बताइए इसके बारे में। ये डीबीएस बैंक और बैंक ऑफ चाइना सिंगापुर से जुड़ा है। यहाँ हमला एक थर्ड पार्टी प्रिंटिंग वेंडर टॉपपिन नेक्सटेक पर हुआ। एक मिनट, क्या कहा आपने? प्रिंटिंग वेंडर? हाँ, एक प्रिंटिंग कंपनी। अब सोचिए, ये कोई हाईटेक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं, बल्कि बैंकों के लिए स्टेटमेंट और दूसरे दस्तावेज छापने वाली एक कंपनी थी। एक प्रिंटिंग कंपनी? सच कहूं तो ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि खतरा किसी सर्वर या सॉफ्टवेयर से आएगा। सही बात है। ये तो ऐसा है जैसे आप किले के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं और कोई डाकिया बनकर अंदर घुस आया। आपका उदाहरण एकदम सटीक है। तो इसका असर क्या हुआ? असर बहुत गंभीर था। इस हमले में 11,000 से ज्यादा ग्राहकों का निजी डेटा लीक हो गया। 11,000? और इसमें किस तरह का डेटा था? मतलब नाम, पते या? नाम, उनके घर के पते और उनके लोन या इक्विटी खातों की पूरी जानकारी, मतलब वो सारी संवेदनशील जानकारी जो उनके प्रिंटेड स्टेटमेंट्स में होती है। बाप रे, ये वो डेटा है जिसका इस्तेमाल पहचान की चोरी, फिशिंग अटैक या किसी को टारगेट करने के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही खतरनाक है। तो बैंकों ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जब उन्हें पता चला कि उनके एक ऐसे पार्टनर पर हमला हुआ है जो सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी से जुड़ा भी नहीं है? बैंकों का एक्शन काफी तेज था। दोनों बैंकों ने तुरंत उस वेंडर के साथ सभी प्रिंटिंग का काम रोक दिया। ये तो पहला और सबसे जरूरी कदम था। हाँ। दूसरा, उन्होंने उन सभी प्रभावित खातों की निगरानी बढ़ा दी ताकि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। तो ये घटना ये दिखाती है कि आपकी सप्लाई चेन में हर कड़ी की सुरक्षा मायने रखती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाती हो या कागज पर छपाई करती हो। एकदम सही। तो हमारे सामने दो बड़ी घटनाएं हैं। एक में पूरा पेमेंट सिस्टम एक हिस्से के लिए ठप हो गया, और दूसरी में हजारों लोगों का बेहद निजी डेटा लीक हो गया। जाहिर है इसके बाद अधिकारियों को, खासकर रिजर्व बैंक को, कुछ बड़े और सख्त कदम उठाने पड़े होंगे। ये महज संयोग नहीं हो सकता। हाँ, इन घटनाओं ने नियामक यानी रेगुलेटर्स के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2026 के लिए बहुत सख्त नियम लागू किए। अच्छा, ये नियम अब भारत में बैंकिंग सेक्टर में आईटी आउटसोर्सिंग के पूरे तरीके को बदल रहे हैं। अब चलता है वाला रवैया नहीं चल सकता। चलिए इन नियमों को थोड़ा और समझते हैं। ये नए नियम असल में बैंकों और उनके वेंडर से क्या करने को कह रहे हैं? इन नियमों को हम 3 मुख्य हिस्सों में समझ सकते हैं ताकि बात आसानी से साफ हो जाए। ठीक है। पहला है अनिवार्य अनुपालन, मतलब अब ये करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, मैंडेटरी कंप्लायंस। हाँ, आरबीआई ने अब साफ कह दिया है कि 10 अप्रैल 2026 तक सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपनी मौजूदा आईटी आउटसोर्सिंग की डील्स को आरबीआई के नए मास्टर डायरेक्शन ऑन आउटसोर्सिंग आईटी सर्विसेज के हिसाब से करना होगा। तो पहले ये सिर्फ सुझाव की तरह थे। पहले इस तरह के निर्देश सिर्फ सुझाव की तरह होते थे, लेकिन अब ये कोई सलाह नहीं बल्कि एक सख्त आदेश है। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, डेडलाइन है और सबको उसे मानना ही होगा। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा सिद्धांत है सिक्योर बाय डिजाइन। सिक्योर बाय डिजाइन? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोच का बदलाव है। अब नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स यानी पीएसओज को भी इस सिद्धांत का पालन करना होगा। पीएसओज मतलब? जैसे जीपे, फोन पे। बिल्कुल।
आज के दौर में पेमेंट सिर्फ बैंकों के जरिए नहीं होता। जब कोई जीपे, फोन पे या किसी दूसरे वॉलेट से पेमेंट करता है तो वो इन पीएसओस की सर्विस इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये एक बड़ा कदम है। बहुत बड़ा, क्योंकि अब ये फिनटेक कंपनियां भी उसी सुरक्षा के दायरे में आ गई हैं जिसमें पहले सिर्फ बैंक आते थे। और सिक्योर बाय डिजाइन का ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी एप्लीकेशन या सर्विस को बनाते समय सुरक्षा को उसकी बुनियाद में ही शामिल करना होगा। ऐसा नहीं कि पहले प्रोडक्ट बना लिया और फिर बाद में ऊपर से सिक्योरिटी के पैच लगा रहे हैं। मतलब सुरक्षा पहले दिन से डिजाइन का हिस्सा होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और जरूरी चीज है एस्क्रो व्यवस्था। हाँ, ये सोर्स कोड वाली बात, ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये है क्या? और क्या वेंडर्स इसके लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे? उनका सोर्स कोड तो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। क्या इससे बैंकों और टेक कंपनियों के बीच टकराव नहीं बढ़ेगा? देखिए, सोर्स कोड किसी भी सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट होता है। एस्क्रो का मतलब है कि वेंडर को अपने सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड एक भरोसेमंद तीसरी पार्टी के पास जमा कराना होगा। ओके। ताकि अगर भविष्य में वेंडर कंपनी बंद हो जाए या कोई विवाद हो जाए तो भी बैंक के पास उस सॉफ्टवेयर का कंट्रोल रहे और वो उसे चला सके या अपडेट कर सके। तो ये एक तरह का इंश्योरेंस है जो बैंक अपने लिए ले रहा है। बिल्कुल। और आपका दूसरा सवाल कि क्या वेंडर तैयार होंगे? बिल्कुल, यहाँ टकराव की गुंजाइश है। टेक कंपनियां अपने कोड को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं, लेकिन अब आरबीआई के नियमों के बाद बैंकों के पास ये मांग रखने का एक मजबूत आधार होगा। मतलब अब ये एक जरूरत बन जाएगी, विकल्प नहीं। सही पकड़ा। बहुत दिलचस्प। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा और आखिरी बड़ा नियम सर्टेन ऑडिट से जुड़ा है। सर्टेन, ये भारत की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ना? हाँ, 1 जनवरी 2026 के बाद कोई भी बैंक अगर कोई नई डिजिटल सर्विस लॉन्च करता है तो उसे अपने वेंडर इंटीग्रेशन का एक थर्ड पार्टी सर्टेन सर्टिफाइड गैप असेसमेंट करवाना होगा। तो ये एक तरह का इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी चेकअप है? हाँ, जिसे एक मान्यता प्राप्त एजेंसी करेगी। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सिस्टम जनता के लिए लॉन्च होने से पहले पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो सर्टेन ऑडिट की बात है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या छोटे सहकारी बैंकों के लिए एक और बोझ नहीं बन जाएगा? क्या उनके पास इसके लिए संसाधन और विशेषज्ञता होगी? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चुनौती है। शुरुआत में हाँ, ये एक बोझ होगा। ऑडिट का खर्च और तैयारी का समय दोनों ही छोटे बैंकों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? देखिए, आरबीआई की सोच शायद ये है कि सुरक्षा की कीमत एक बड़े साइबर हमले से होने वाले नुकसान से हमेशा कम होती है। हो सकता है कि हमें भविष्य में छोटे बैंकों के लिए कोई पूल मॉडल या सरकारी सहायता देखने को मिले ताकि वो इन नियमों का पालन कर सकें। लेकिन संदेश साफ है। संदेश साफ है। अब आकार या पैमाने के आधार पर सुरक्षा में कोई छूट नहीं मिलेगी। तो आज की इस पड़ताल से कुछ बातें साफ हो जाती हैं। पहली, हमारे बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा सिर्फ बैंक पर ही नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाले सभी वेंडर्स की एक लंबी और जटिल चेन पर निर्भर करती है, चाहे वो हाईटेक कंपनी हो या प्रिंटिंग प्रेस। बिल्कुल। और ये एक ऐसी चेन है जिसकी कई कड़ियां हमें दिखाई भी नहीं देती। एक भी कमजोर कड़ी पूरी चेन को तोड़ सकती है। दूसरी बात, ये हमले सिर्फ सिस्टम बंद नहीं करते, बल्कि हमारा कीमती निजी डेटा भी चुरा सकते हैं, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरी और शायद सबसे सकारात्मक बात यह है कि अब नियामक इस खतरे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और पहले सुरक्षा की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नए नियम उसी दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत है। और एक जरूरी जानकारी, यदि किसी को कभी भी किसी जुड़ी हुई सेवा के माध्यम से ऐसे किसी उल्लंघन का संदेह हो तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इसकी सूचना देनी चाहिए। एक छोटी सी सूचना किसी बड़े फ्रॉड को रोक सकती है। सही कहा। तो अब आगे क्या? यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि हमने आज बैंकों और नियामकों की बात की, जो कि एक बहुत जरूरी है, लेकिन हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अनगिनत दूसरी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग एप्स, हेल्थ केयर पोर्टल्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स। हाँ, और भी बहुत कुछ। उनकी सप्लाई चेन कितनी सुरक्षित है, ये सोचने वाली बात है। आज हमने जिन सिद्धांतों पर बात की है, जैसे सिक्योर बाय डिजाइन या वेंडर की जिम्मेदारी, वे सिर्फ बैंकिंग से कहीं आगे तक लागू होते हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या वे भी इतनी ही सावधानी बरत रहे हैं या हम एक ऐसे ही किसी दूसरे संकट का इंतजार कर रहे हैं जो बैंकिंग से बाहर किसी और सेक्टर में हो सकता है।